ये उसको कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी देगा, उसके लिए सबको फीस देनी पड़ेगी उसी। और वो ये जो है मिलके ओमान के साथ, क्योंकि दो ये देश है ओमान और ईरान जिसके बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, और दोनों जो है ओवरलैप करते हैं इनके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये गलत है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर है कि किसी सबसे पहले जो खोला जाए वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोला जाए। ईरान इसके उसके लिए राजी नहीं है। ईरान इसको एक लेवरेज रख के अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि जो फ्रोजन एसेट्स है तकरीबन $25 बिलियन के, उन फ्रोजन एसेट्स को जो है डीफ्रीज किया जाए, सैंक्शंस हटाई जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के सब मुश्किल ये हो रही है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए उनको अगर कंसेशन देने पड़ते हैं तो वो अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि जब तक दोनों अपनी रेड लाइंस को चेंज नहीं करेंगे और एक मिड कोर्स नहीं अख्तियार करेंगे, तब तक ये जो है इनकी जो है कामयाबी नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ कहते हैं कि जी डील होने वाली है, फाइनल डिसीजन, आई एम अबाउट टू टेक फाइनल डिसीजन। जो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि वी विल फिनिश ऑफ ईरान मिलिटरीली। तो ये जो दो तरह की बातें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, इसकी वजह से जो धुंधलापन है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्रिएट किया हुआ। ईरान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जो धुंधलापन जो है एक फॉग है जिसको समझ क्लियर नहीं हो रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का करा हुआ। जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लियर नहीं होते और थोड़े बहुत कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं होते, ईरान इस डील को नहीं मानेगा। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं कर सकते आप। ठीक है खोकर साहब, यही वजह है कि ईरान नहीं मानेगा जिसकी तरफ से रोहित सर इशारा कर रहे हैं, या फिर कोई और वजह, ईरान के मन में कुछ और चल रहा है? साथ ही साथ ठीक है, एक छोटी सी बात है, मान जाइए, दुनिया भी तो है, दुनिया के लिए भी तो सोचना जरूरी होता है। आशीष जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है और जय हिंद। अब मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूं और आप मुझसे मेरी रूह छीनना चाहते हैं, तो मैं कैसे मानूंगा सर? दुनिया है मान लिया, लेकिन आप मेरे घर में आकर 13,000 स्ट्राइक कर दें, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दें, स्कूल बॉम्ब कर दें, हॉस्पिटल बॉम्ब कर दें, मेरे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर पे बॉम्ब कर दें, और फिर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं फिर शांति की बात करूं, इसके बावजूद भी चलिए मैं राजी था। फिर बैठ के बात हुई, जब बात हुई पाकिस्तान में बात हुई, उसके अलावा जनरल बात जितनी भी चली, उसके अंदर कई मर्तबा ईरान ने कहा था कि चलिए ठीक है, आप ये जितनी भी स्ट्राइक्स बंद कीजिए, हम हॉर्मुज खोल देते हैं, और एक बिल्कुल फ्री नेविगेशन यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए, एक फ्री ट्रेड फिर से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन आप फिर अड़ के आपने ब्लॉकेट लगा के बैठ गए। जब हॉर्मुज खुल चुका था तो आपको ब्लॉकेट नहीं लगाना था। लेकिन आप एक बात बताइए कि मैं अपने देश की ईरान अपने देश की इंटीग्रिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी से, उसके पास जो उसके हित होंगे, उसके नेशनल इंटरेस्ट होंगे, उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? और कॉम्प्रोमाइज भी करने का और किस व्यक्ति के सामने, जो दिन में 4 बार अलग अलग ट्वीट करते हैं और 4 बार मना करते हैं, जो अपने ही देश के बड़े बड़े जनरल्स के बारे में अजीब अजीब तरह के बयान देते हैं, शाम को फिर पलट जाते हैं, जो कहते हैं कि द डील इज अबाउट टू कंप्लीट, और फिर पलट जाते हैं, शाम को कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी तो नहीं मानते होंगे ना, इसलिए वो कहते होंगे ठीक है अब ये तो मान ही नहीं रहे, हम पलट जा रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखिए, हम तो हर चीज पर राजी थे ना सर। आप तो 28 को आपने हमला किया, 27 तक 26 तक हम बात करने को राजी थे। अगर हमें बात नहीं करनी थी, जेसीपीओ नहीं करता तो ना। छिटपुट हमले जो हो रहे हैं, बातचीत अगर करनी थी सर, तो छिटपुट हमले जो हो रहे हैं दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, मैं एक का नहीं कह रहा हूं, वो क्या है? देखिए, छिटपुट हमले कब हुए? जब आप मेरे घर पर अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्या इजराइल ने इस शांति वार्ता के दौरान लेबनान के अंदर हमले नहीं किए? आज क्या गाजा के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं? सब हो रहे हैं। और इस पूरी पिक्चर का जो मेन विलन है वो तो कहीं अलग जाकर बैठ गया। इस पूरे मामले में अमेरिका इसीलिए आया था इस इलाके के अंदर कि डेथ तो इजराइल वाले मामले को लेकर हमें ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। ये सारी पिक्चर तो गई साइड में। अब आप हॉर्मुज पे आकर अटक गए और इजराइल ने अपनी जान यहाँ से छुड़ाई, और लेबनान के अंदर लितानी रिवर तक, वहां तक वो पहुंच गया है। और आज भी रेसिडेंशियल इलाकों के अंदर वो लोग बमबारी कर रहे हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को वो क्रिएट कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरी दुनिया एक असमंजस की स्थिति में आ चुकी है। ईरान आज भी क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक सीज फायर मीन सीज फायर। ना हम आपके यहाँ पर बंदूक गोली मारेंगे, ना आप हमारे यहाँ गोली मारेंगे, ना लेबनान में मारेंगे, ना आप गाजा में मारेंगे। इस पूरे इलाके में सीज फायर होगा। वी आर रेडी टू टॉक ऑन एनी टॉपिक। सर, कोचर सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या पूरी दुनिया कंफ्यूज हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बात तो वही आ रही है जो खोकर सर भी कह रहे हैं
कि भाई साहब हम लोग रेडी हैं, रेडी टू टॉक हैं, इधर यूएस भी कह रहा है कि आई एम ऑल्सो रेडी टू टॉक, तो फिर बातचीत हो क्यों नहीं रही? सर अनम्यूट कर, यस, हाँ आगे आवाज आ गई। इसको ट्रम्प को आपको थोड़ा एक्चुअली डीपली आपको समझना पड़ेगा। JCPOA जब हुआ था 2015 में जी, तो जो इसको ईरान ने उस टाइम पे समझौता किया था अमेरिका के साथ, अगर वो एक सेम समझौता इस बार भी कर लेता है तो वो ये उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज उसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट ट्रम्प को देना पड़ेगा। और वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे अमेरिका के लॉसेस हुए। देख लिया आपने 42 एयरक्राफ्ट का उनका लॉस, उनके कांग्रेस के लोग ही खुद ये इस फिगर्स पेंटागन से आई हैं। और जिस तरीके से जो ये इसको लड़ाई इसको आगे बढ़ी है, तो ट्रम्प को विदाउट ये जो 440 केजी यूरेनियम है, जब तक इसके ऊपर ये इसको कब्जा नहीं करेगा वो जस्टिफाई नहीं कर सकता इस लड़ाई को। दूसरा, जब इसके पास यूरेनियम नहीं आ रहा था तो इसने अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर दिया। और वो अब्राहम अकॉर्ड भी इस डिस्कशन में लाना बहुत जरूरी है हमको, बिकॉज वो भी एक ट्रम्प की स्ट्रेटजी है कि उसको साइड बाय साइड वो चला रहा है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को मैं इकट्ठा करूं इसको ईरान के अगेंस्ट, और आने वाले वक्त में ईरान की तकलीफों को मैं बढ़ाऊं। बिकॉज वो यही चाहता है कि एक मुस्लिम डिवाइड यहाँ पे करना, और इसीलिए इजराइल को वो यहाँ पे एक ऐसा मोरा बनाना चाहता है आने वाले वक्त में जो इस पूरे गल्फ कंट्रीज को डोमिनेट करेगा। इसलिए वो बात करता है आपको इजराइल टेक्नोलॉजी देगा, आपको हथियार देगा, आपको हर एक चीज देगा। और कुछ कंट्रीज ऑलरेडी, जैसे कि UAE हो गया, जो ऑलरेडी इसमें ये अग्री हैं, बट कुछ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया भी अभी फेंस पे खड़ा हुआ है, हाँ, उसने ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, बाकी आपकी जो भी आपका कुवैत हो गया, आपका बहरीन हो गया, जो बाकी जो कंट्रीज है अभी लोगों ने डिसाइड नहीं किया। इसीलिए ट्रम्प ने अब्राहम अकॉर्ड को इसको लेके आया। और एक लास्ट फैक्टर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ चाइना का, बिकॉज बहुत जरूरी है इस डिस्कशन में। चाइना नहीं चाहेगा ये अब्राहम अकॉर्ड हो, और बिकॉज अगर ये अब्राहम अकॉर्ड होता है तो क्या हो जाता है, इस वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदल जाती है। और वो ऐसे बदलती है कि ये जो सारे जो मुस्लिम देश है इजराइल के साथ अलाइन हो जाते हैं, और आपको जो ईरान को आइसोलेट कर दिया जाता है। तो वो आई थिंक ईरान के लिए और चाइना के लिए भी सही नहीं होगा, बिकॉज चाइना यहाँ पे अभी अपने स्टेक्स देख रहा है। और चाइना और आप जानते हैं ईरान के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में भी अच्छे रिश्ते हैं। चाइना और UAE के बीच में भी अच्छे रिश्ते हैं। अभी इसको UAE कुछ हथियार ले रहा है चाइना से। तो जब हम इस तरीके की डेवलपमेंट्स हम देखते हैं तो एक हमको एक इसको ट्रम्प ये कोशिश कर रहा है कि डिवाइड यहाँ पे क्रिएट करे और ईरान के ऊपर प्रेशर डाले। बिकॉज जब तक वो इस टाइप का प्रेशर ईरान के ऊपर नहीं डालेगा शायद ईरान नहीं मानेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रेशर ईरान के ऊपर फिलहाल नहीं काम करने वाला। ठीक है, ग्रुप कैप्टन आशीष साहब भी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। आऊंगा आपके पास, लेकिन यूएसए से जुड़ा ये सवाल है तो मुझे लगता है मस्ती खान साहब के साथ मैं जाना चाहूंगा। आप जिसका इशारा कोचर सर ने कह दिया है, अब्राहम अकॉर्ड, और अब्राहम अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इजराइल की जरूरत अमेरिका है या अमेरिका की जरूरत इजराइल है, जो कोचर सर इशारों में कह रहे हैं? कौन किसकी जरूरत है सर? यहाँ पर ये मशहूर है, यहाँ पर गोरे बहुत साल से ये कह रहे थे और इस जंग के दौरान ये और ज्यादा वाज़ेह हुआ है कि इजराइल इज द टेल दैट वैग्स द डॉग। वो जो दुम्ब है जो कुत्ते को हिलाता है, इजराइल के लिए ये कहा जाता है। अमेरिका में कुत्ता अमेरिका है और दुम्ब जो है इजराइल है। देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर ट्रम्प साहब की शख्सियत है। जैसे कि आपको मालूम है, उनको एक बहुत चीज में दिलचस्पी है, उस चीज का नाम है एंटरटेनमेंट बुलिंग। या एंटरटेनमेंट के लिए वो बुली करते हैं, हर रोज एक ना एक नया जुमला फेंक देते हैं। कभी कहते हैं कि भाई
पूरा तहजीब जो है खत्म हो जाएगा, कल के दिन कोई तहजीब नहीं बचेगा। बार बार उन्होंने ये इसी किस्म के बातें की हैं। देखिए ये जो है ना, इनमें जो बुलिंग का जो एक अंसर है, ये बचपन से इनके वालिद ने इनके जहन में डाला था। फिर ये न्यूयॉर्क के एक मिलिट्री एकेडमी में गए थे 13 साल की उम्र में, और वहाँ कोई 5 साल गुजारा था। वहां पर भी उन्होंने यही चीज सीखा। इनको बहुत शौक है दूसरे लोगों की, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, खिल्ली उड़ाना। ये खिल्ली उड़ाना का इनको बहुत शौक है। अपने ही भी पार्टी के लोगों को ये करते हैं। अपने जो कितने ममालिक के साथ इन्होंने जंग लड़ी है, देखें सिर्फ ईरान नहीं है, 5 या 7 ममालिक के साथ ये बाकायदा मिलिट्री थ्रेट इन्होंने दिया है। 40 ममालिक के साथ टैरिफ बुलिंग की है, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। तो ये इसको ये इसकी शख्सियत का ये एक हिस्सा है कि बुली करता रहे। ईरान इनके गले पड़ गया, वो बुली को मानता नहीं है। हाँ। अब ये मसला स्टेलमेट पे आया हुआ है। अमेरिका में लोग इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि तेल की जो गैस की प्राइसेस है वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं सर, पूरा देश इस वक्त मेरे हिसाब से परेशान है। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य से मैं बात करूं, आशीष सर, ये तो परेशानी है, लेकिन समाधान निकलना जरूरी था। अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र हो रहा है और उसमें यही कहानी जो आपने मेरे साथ पहले भी डिस्कस की है कि अब्राहम अकॉर्ड, इजराइल और अमेरिका की अगर चीजों को देखें तो अमेरिका को इजराइल की सबसे ज्यादा जरूरत नजर आ रही है, लेकिन इजराइल इस चीज को पूरी तरह से बेनिफिट के तौर पर यूज कर रहा है। खैर, समझने की जरूरत यह है कि आप एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या रहे हैं, आप हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान जो ये कह रहा है कि हम तो हर चीज पर मानने को तैयार हैं, लेकिन आप अगर अटैक करेंगे तो विश्वास कहां से पनपेगा? आशीष, मुझे लगता है कि जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर 3 months ऑफ वॉर, 3 months प्लस, उसमें एट दिस जंक्शन जो कुछ भी हो रहा है वो अभी तक का सबसे सेंसिबल, कि हम एमओयू के करीब हैं, आईएमयू के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जिसको ना न्यूयॉर्क टाइम्स पता लगा पा रहा है, ना एक्सियोस पता लगा पा रहा है। मेरी तो सिर्फ एक इंसान से बात हुई है एक्सियोस में, और वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, समथिंग हैज गॉन बैक फ्रॉम अमेरिका टू ईरान वाया पाकिस्तान, लेकिन किन मुद्दों पे वापस गया है वो अभी तक नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब कि कुछ सिंसियर एफर्ट्स चल रहे हैं, पहली बात, टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, कि हॉर्मुज खुल जाए और वॉर रुक जाए। उसके बाद इसी एमओयू में एक हिस्सा होगा जो कहेगा कि हम सीज फायर 60 डेज बढ़ा रहे हैं, और उसमें यूरेनियम का, मिसाइल प्रोग्राम का और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एटॉमिक वेपन्स, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ईरान शायद एमओयू के इसी हिस्से में कुछ अपने एसेट्स, रादर सारे एसेट्स को अनफ्रीज करना और सैंक्शंस ऑन ऑयल सेल को हटा लेने की बात जिद पे अड़ा है, और अमेरिका इसको तभी फुलफिल करने को तैयार है जब वो हॉर्मुज को पहले खोल दें। तो जहां तक मेरी व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई हैव गैदर्ड आशीष, यहीं पे मुद्दा फंसा हुआ है कि पहले हॉर्मुज खुलेगा या पहले एसेट्स डीफ्रीज होंगे और उनके कुछ 300 बिलियन से या कुछ पैसा दे दिया जाएगा ईरान को अपना रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने के लिए। तो दिस इज सो फार एज द प्रेजेंट क्राइसिस। तो इसमें अगर एक बार फिर से एमओयू का ड्राफ्ट अमेरिका से तेहरान को गया हुआ है तो सो बी इट, 1-2 दिन और सही, 4 दिन और सही, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज मुझे नहीं समझ में आती है, ग्लोबल मीडिया में लगातार है कि ट्रंप और इजराइल के क्या रिश्ते हैं, तो हम उसको थोड़ा ब्रॉडर देखते हैं। ईरान को अगर मान ले बीच में, अगर हब मान ले इन दोनों के, अमेरिका और इजराइल की एक के बीच में, तो अमेरिका का हमेशा से पॉलिसी रहा है, क्योंकि वहां पे 2-3 रीजंस हैं। एक, वहां पे ज्यूज काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में है यूएस में, वो अमेरिकन रिपब्लिकन्स को एज वेल एज अच्छे खासे डेमोक्रेट्स को भी पैसे देते हैं ज्यूज, और वहां के कुछ मीडिया हाउसेस को। सिमिलरली वहां पे एक पिछले 20 वर्षों में आप कह सकते हैं कि एक रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट एक जागरण है यूएस में। सारी गवर्नमेंट्स ने किया हुआ है कि इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन लाइव्स, डेथ टू अमेरिका की फिलॉसफी ग्लोबलाइज हो रही है, इंतिफादा ग्लोबलाइज हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि ईरान इज द कोर, वहीं से ये सब जनरेट हो रहा है, तो लेट अस काउंटर बैलेंस, ईरान को थोड़ा लेवल आउट करते हैं। और वो उन्होंने किया, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूरे अचीव किए हुए हैं, कोई कुछ भी बोले। हाँ, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में एक जो उन्होंने गलत वर्ड यूज किया था कि हम वहां की सारी सरकार को, मतलब रेजीम चेंज कर देंगे,
तो रेजीम चेंज तो कर दिया है लेकिन आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई है। तो रेजीम के सेकंड एंड थर्ड लाइन, जी आशीष आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। हाँ सर, मैं आ रहा था, मैं ईरान की तरफ रुख करना चाह रहा था। 2 पॉइंट्स आपने रखे हैं, 300 बिलियन वाला और हुर्मुज वाला। मैं उन्हीं से समझ लेता हूँ, खोखर साहब से ही समझ लेता हूँ। मान जाइए सर, हम हिंदुस्तानी ये अपील कर देते हैं कि शायद मन में एक अलग जग जाए, क्योंकि दुनिया परेशान है। हुर्मुज या 300 मिलियन, हुर्मुज आप ही खोल दीजिए पहले। चीज भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आशीष सहाय साहब, एक दुनिया में एक ऐसा देश का राष्ट्रपति ले आइए जो जमानत ले ले डोनाल्ड ट्रंप की, कि जो सुबह वो बैठ के बात कर रहे हैं शाम तक उस बात पर टिके रहेंगे। हुर्मुज भी खुल जाएगा, एनर्जी क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब बार बार आप मुझसे बात कर रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका वाली पॉलिसी, तो जो ग्रेटर इजराइल वाली पॉलिसी लेकर नेतन्याहू यूएन के अंदर अपना एक मैप दिखाते हैं, तो उसको आप टेररिज्म नहीं मान के चलेंगे क्या? देखिए, कुल मिलाकर इस बात को समझिए, आज भी ईरान अपने बहुत ही खुले मन से बैठ के बात करने को राजी है। अब आप उससे मेरा न्यूक्लियर जो रिएक्टर जो मेरे पब्लिक यूज के ये तो क्लियर हो गया सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो आशीष सर भी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस समस्या ये है कि मानेगा कौन। मैं कह रहा हूं कि एक बार को मैं झुक जाता हूं, कोई बात नहीं, अच्छा मैसेज जाएगा ना। ये दो जब राजीनामा होता है ना सर, दो बच्चों में भी विवाद होता है, तो वहां पर एक कोई ना कोई जिम्मेदार आदमी बीच में खड़े होकर उन दोनों बच्चों को समझाता है कि आप इस बात पे मानिए, आप इस बात पे मानिए, आप टॉफी ले लीजिए, आप खिलौना ले लीजिए। तो वो जो बीच में इंसान होता है उसकी क्रेडिबिलिटी में लास्ट सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, सॉरी एक जरा सी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो वो जो बच्चे उस व्यक्ति पे विश्वास करते हैं कि जिसने हमारे झगड़े को खत्म कराया है, ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, हमें उस पर विश्वास है। अब एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी कौन ले? हमारी जिम्मेदारी तो चाइना ले लेगा, रशिया ले लेगा, मिडिल ईस्ट के कुछ देश ले लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर आशीष जी प्लीज। इमरान आप इतने जानकार हैं और आपकी बातों में डेप्थ होती है। आप इस बात को समझें कि आप 30-40 वर्षों से एक सिविलाइजेशन को डेथ मुकम्मल करना चाहते हैं लगातार। सिर्फ ट्रंप की बात हम क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के बारे में किसी को डाउट नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। सुबह क्या बोलते, शाम को क्या बोलते, किसी के नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ही इज मोर ऑफ अ बिजनेसमैन, और वो भी एक बिगड़ा हुआ बिजनेसमैन along with temperamental issues, इसमें कोई डाउट नहीं है। he talks ill about India, he talks ill about Indians, तो how can I love him? हमको पता है कि वो ही इज नॉट अ गुड गाय। मुद्दा यहां हो रहा है कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी फिलॉसफी जो कि ये परसीव्ड नोशन है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप गलत हो सकता है अमेरिका इजराइल गलत हो, कि ईरान वाज स्पीयर हेडिंग अ हेट्रेड अगेंस्ट सम कम्युनिटीज, एक ज्यूज एज अ कंप्लीट सोसाइटी और एक अमेरिकन फिलॉसफी, अमेरिकन थॉट्स, मतलब वेस्टर्नाइजेशन या लिबरलाइजेशन या अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। इसको माना जाता था कि तेहरान की जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी 89-79 तक तेहरान दूसरा था। हमने देखा है, अभी भी हमारे मित्र हैं तेहरान में जो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग हैं, उनके घर के बच्चे, लेडीज जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, एकदम पता नहीं चलता वो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं या ईरान के रहने वाले हैं। तो वहां पे दोनों तरह की सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो सोसाइटी पिछले 40-50 सालों में डोमिनेट कर रही थी वहां की ओवरऑल सोशल लाइफस्टाइल को, थॉट्स को, और साथ के साथ कोई कुछ भी कहे इमरान साहब, दे वर सपोर्टिंग द अल्ट्राज, जो कि एक गलत चीज थी। वही खुमैनी साहब थे जिन्होंने 22 में या 23 में फतवा जारी किया कि हम एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएंगे, इस्लाम के खिलाफ है, एंड वी सैल्यूट हिम फॉर दैट। आज भी अमेरिका झूठ बोल रहा है कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाने के करीब था। नहीं, ये एक बहाना है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। और शायद अब वो हो सकता है कोशिश करें, क्योंकि उनको पता चला कि अरे इसमें तो बड़ी ताकत है, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमास को या हिजबुल्लाह को या हूतीज को, ईरान के पास इतनी बड़ी फौज है, आप इजराइल से डायरेक्ट लड़ लेते। आप प्रॉक्सीज के थ्रू किसी के पीछे छिपके उनको हम आर्म करेंगे और उनके थ्रू लड़ाई करेंगे, ये सूटेबल नहीं था एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को जो ईरान है, जो इतने डीप रूटेड है, अच्छे लोग हैं, लेकिन आईआरजीसी के साथ मुद्दा था। ठीक है खोखर सर, बहुत छोटा सा जवाब इसका जल्दी से, उसके बाद से मैं रोहित सर का करूंगा। बहुत शॉर्ट रिस्पांस दूंगा सर मैं, कि सबकी अपनी अपनी प्रॉक्सीज होती है। अमेरिका की भी अपनी प्रॉक्सीज है, यूके की भी अपनी प्रॉक्सीज है, लेकिन वो प्रॉक्सीज ऑथेंटिकेट है। जैसे मान के चलिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हुई या उनकी जो बैकडोर से उनकी एजेंसीज हुई, जो जिस इस तरीके के
पूरी दुनिया के अंदर अनरेस्ट को क्रिएट करती है। लेकिन आशीष जी, मैं विद रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, कि आज अगर हमास हुआ, हुती हुआ, हिजबुल्लाह हुए, अगर इजराइल अपना ऑक्यूपेशन अपने लेवल तक बनाए रखेगा तो किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो वेस्ट बैंक में चले जाइए, गाजा में चले जाइए, लेबनान में चले जाइए, या कहीं भी चले जाइए। इजराइल को जब तक टू नेशन थ्योरी को नहीं मानेगा, वेस्ट बैंक को पूरा खाली नहीं करेगा, तब तक इस पूरे रिजीम के, पूरे रीजन के अंदर अनरेस्ट रहेगा। ठीक है सिरोही सर, आज ठीक है सर,